राजनीति में प्रपंच ना हूं ये ख्वाब बहुत भोला है। बिन आरोपों के नेता तो जैसे बिन नमक का चोखा है। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। जैसे जैसे अंता का उपचुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीति के हर रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीते उपचुनाव में वो बीजेपी जिसका बड़े से बड़ा नेता इस चुनाव में उतर गया था, खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने इतनी सारी सभाएं कर डाली थी, वो बीजेपी इस चुनाव में कहां पर है। पहले प्रत्याशी के ऐलान में इतनी देरी की, उसके बाद अब जिस तरीके से बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है, क्या ये चुनाव नरेश मीणा वर्सेस प्रमोद जन भाया के बीच ही रह गया है? क्योंकि यहां तो राजनीति का हर रंग देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से वहां पर पोस्टर लगे कि सवर्ण जाति की सीट है, मतलब जनरल की सीट है, तो वोट भी जनरल को ही दिया जाना चाहिए। वहीं नरेश मीणा भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, मीणा समाज का उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है ऐसा कहा जा रहा है। वहीं धाकड़ समाज के समर्थन की भी बात आ रही है। तो वहीं प्रमोद जैन भाया का पूरा फोकस है कि सवर्ण जाति के वोट तो कम से कम अपने पाले में कर लिए जाए। अगर एक रेशो माना जाए तो क्या ये 60,000 वर्सेस 40,000 के करीबन रहने वाला है? और इसमें बीजेपी का कितना वोट बैंक होगा, कितने वोट मोरपाल सुमन ले जाएंगे? क्योंकि मोरपाल सुमन स्थानीय कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं ऐसा भी बताया जा रहा है। वहीं रामपाल मेघवाल उनका खेल कितना बिगाड़ सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये चुनाव कुल मिलाकर बहुत दिलचस्प मोड़ पर चलता नजर आ रहा है और हमारे साथ वीडियो में खास मेहमान मुखातिब हो चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं उसी से करूंगी कि वो बीजेपी जिसने पिछले उपचुनाव में पूरी ताकत लगाई, आखिर वो इस चुनाव में नजर क्यों नहीं आ रही है? देखिए, कहीं न कहीं जिस तरीके से जो नेताओं की लड़ाई है और पर्टिकुलर हाड़ोती की लड़ाई है और पर्टिकुलर 12 जो जिले हैं, 12 दो झालावाड़, जिसमें हम्म। वसुंधरा राजे जी का दबदबा है, चाहे उनके बेटा सांसद हो, चाहे वो खुद वहां से एमएलए हो, पहले 2 बार सीएम वहां से रह चुकी है। तो कहीं न हम्म। कहीं बीजेपी का एक बड़ा खेमा ये चाहता है कि हार जीत का जो भी फैसला हो वसुंधरा राजे के खेमे से हो, और जी। वसुंधरा राजे की पसंद से ही ये मोरपाल सुमन का नाम फाइनल हुआ है। सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट चीज है कि जो नरेश मीणा कहते हैं उस पर मोहर लगती नजर आ रही है कि हम्म। आज बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। स्टार हम्म। प्रचारकों में मुख्यमंत्री भजनलाल जी, प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन अग्रवाल, तमाम नेता हैं, लेकिन एक चेहरा नहीं है जो 7 बार के हम्म। विधायक है छबड़ा से, जी। प्रताप सिंह सिंघवी। ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जो हम्म। नरेश मीणा बार बार कहते हैं वो कि साथ उस पर बीजेपी का आज मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जो नरेश मीणा कहते हैं कि कई हाड़ोती में राजनीति केवल धन बल पर करते हैं जिनका हम्म। जातिगत आधार मजबूत नहीं है। लेकिन ये एक आज चर्चा का विषय रहा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि स्टार प्रचारकों में कई ऐसे नाम हैं हम्म। जो कितना करिश्मा कर पाएंगे। जैसे मुकेश दाधीच का भी नाम है, क्या हम्म। वो वोट दिला पाएंगे वहां। घनश्याम तिवारी का भी नाम है, जिन्होंने कभी कांग्रेस के चोला पहन लिया था राहुल गांधी के लिए, नाम की मौजूदगी में रामलीला मैदान में वापस अब खुद की वाहिनी बनाई, वसुंधरा जी का विरोध किया, और हम्म। अब वो वापस बीजेपी में और राज्यसभा में आ गए। वो कितने वोट दिला पाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात है कि जी। वहां 2-3 ब्राह्मण कैंडिडेटों ने फार्म नामांकन दाखिल किया है, हम्म। जिनमें 1-2 कैंडिडेट जयपुर के बताए जा रहे हैं। तो ये जो चर्चा का विषय है ये बहुत गंभीर होता जा रहा है, और कहीं न कहीं जो अंताकरण है वो बहुत भीषण होता जा रहा है कि कहीं न कहीं नरेश मीणा न केवल सोशल मीडिया पर जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है धाकड़, वो हम्म। भी नरेश मीणा की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मैं वो नरेश मीणा पर आऊंगी मिथिलेश जी। लेकिन सवाल एक यही है कि क्या बीजेपी के अंदर खाने कुछ पक रहा है? क्योंकि हमने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी देखी, 40 स्टार प्रचारकों में बड़े बड़े नाम भी हैं और छोटे नाम भी हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी क्लियर कर दी है, जिस तरीके से उर्मिला जैन भाया को भी मैदान में उतार दिया गया सेफ साइड के लिए। बीजेपी कहां पीछे हो रही है इस पूरे मामले में? देखिए, उर्मिला जैन भाया का फार्म निरस्त हो चुका है क्योंकि जी। कांग्रेस का सिंबल नहीं था। जी। अब बीजेपी में जो इम्पोर्टेंट है कि वो बड़ी लड़ाई है हम्म। कि अंता से जो विधायक थे कंवरपाल मीणा, जी। उनका पैर फिसलने से उनके पैर में भी प्रॉब्लम हो गई है और उन्हें कल जेल से
अस्पताल ले जाया गया, फिर कोटा शिफ्ट किया गया, वहां एमआरआई की प्रॉब्लम हो गई थी जहां। तो जी। कहीं न कहीं जो कमललाल मीणा के समर्थक वसुंधरा राजे सिंधिया हम्म। को क्या उनका विरोधी खेमा अंता में घेर पाएगा, क्योंकि पूरी स्ट्रेटेजी यही है कि हम्म। कहीं न कहीं अगर ये चुनाव गलती से बीजेपी लूज कर जाती है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया के लिए कहा जाता है कि उनकी जो पत्नी है उर्मिला जैन भाया, वो जी। बीजेपी के जिला परिषद के पार्षदों की दम पर जिला प्रमुख बनी हुई है। यानी बीजेपी और हम्म। कांग्रेस दोनों में प्रमोद जैन भाया का दबदबा है। अब नरेश मीणा ने एक बड़ी बात कही है कि मैं मोरपाल के लिए नहीं बैठूंगा, किसान का बेटा है। लेकिन जी। कहीं न कहीं धाकड़ कम्युनिटी है, वो क्या करती है। और दूसरा, जो आज एक बड़ा चेंजेस नजर आया है, उसका हम्म। फायदा प्रमोद जैन भाया को मिलता हुआ नजर आएगा कि अशोक गहलोत का कद कांग्रेस में आज राहुल गांधी और खड़गे के बराबर हो गया। जी। कि आज वो बिहार में लालू प्रसाद यादव से मुख्यमंत्री का पद घोषित करने जाते हैं, महागठबंधन सीट शेयरिंग पर बात करते हैं, हम्म। जबकि वो किसी कांग्रेस के आधिकारिक पद पर नहीं है। तो ये जो मैसेज है, ये सैनी कम्युनिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग वे में जाएगा, हम्म। क्योंकि अगर सैनी कम्युनिटी के वहां 43,000 के लगभग वोट हैं और वो मैसेज फिर चला गया कि भाई अशोक गहलोत पावरफुल है, तो इम्पोर्टेंट है। हालांकि देव नारायण के भक्त थोड़े प्रमोद जैन भाया से नाराज नजर आ रहे हैं, और उनकी नाराजगी का एक ही कारण है। लोकसभा चुनाव में जो प्रहलाद गुंजल की हार में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई हम्म। जो देवनारायण के भक्त कह रहे हैं कि हम हमारे गांव में भी नहीं घुसने देंगे, वो प्रमोद जैन भाया के लिए एक चुनौती का विषय है। बिल्कुल। लेकिन क्या वो देवनारायण के भक्त, मीन भगवान के भक्त नरेश मीणा हम्म। को आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते हैं? और हम्म। जो धरणीधर के भक्त हैं, जो धाकड़ कम्युनिटी से आते हैं, वो हीरालाल नागर पूरी तरह डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम्म। नरेश नागर एक नौजवान जिस तरीके से नरेश मीणा के साथ जुड़े हुए हैं, और धाकड़ कम्युनिटी को लग रहा है कि इस सीट पर अगर इस बार कोई खिला हो जाता तो हमारा भी दावा बनता है। ठीक है, मैं एक सवाल यहाँ पर ये ले रही हूँ मिथिलेश जी, चूंकि मोरपाल सुमन बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ नहीं रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव नरेश मीणा भी शुरुआत से लगे हुए हैं, प्रमोद जैन भाया भी शुरुआत से लगे हुए हैं, लेकिन क्या इन दोनों की लड़ाई का फायदा तीसरा यानी मोरपाल सुमन को मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है, और हम्म। वसुंधरा राजे का बहुत बड़ा कद है। वहाँ 4 के 4 विधायक जिले के बीजेपी के, हम्म। और वसुंधरा राजे का कद मैं कहूंगा कि बहुत आला दर्जे का है। वो आखिरी टाइम तक गुगली बदल सकती है। और हम्म। कमलनाथ मीणा को उन्होंने जिताया प्रमोद जैन भाया के सामने, मजाक नहीं था वो। जी। बाहर के जिले से, मनोर थाने से ले जाकर 14 दिन में वो जिता के ले आई थी। तो अभी हम्म। 11 नवंबर में दिन है, लेकिन वसुंधरा राजे जी दिल से लगी, और उनके विरोधी खेमे को वो पस्त करते हुए, क्योंकि उनके हम्म। पास सूचना है कि जो ब्राह्मणों के फार्म भराए गए हैं, क्योंकि वहाँ 18,000 ब्राह्मण है, वो हम्म। भी बीजेपी समर्थित लोगों ने ही भरवाए हैं। तो हम्म। अगर ऐसी रिपोर्ट जाती है, जो कांग्रेस पार्टी पार्टी में डिफरेंस, पार्टी में डिसिप्लिन की बात करती है, तो फिर हम्म। दिल्ली तक वसुंधरा राजे पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैडम की आदत है कि एक बार वो ठान लेती है तो फिर पीछे नहीं हटती है। तो जंग हम्म। बीजेपी में हल्की हल्की नजर आ रही है। तो ये हम्म। हल्की हल्की जंग कब भारी जंग में तब्दील होती है, कब गोलाबारी हम्म। शुरू होती है, या जी। वसुंधरा राजे अपने अनुभव के आधार पर तमाम डैमेज कंट्रोल करते हुए मोरपाल सुमन को विधायक बनाकर ले आती है, क्योंकि कंवरपाल मीणा के प्रति भी लोगों की वहां सहानुभूति है। और एक और चर्चा है कि भाई हम्म। जिसका राज होता है उसका अगर विधायक बनता है तो काम होता है। बिल्कुल। ये एक राजनीतिक मनोविज्ञान है। इस राजनीतिक मनोविज्ञान का लाभ भी मोरपाल सुमन को, और मोरपाल सुमन के दामन पर कोई दाग नहीं है। ये एक हम्म। और इम्पोर्टेंट चीज है। जी, बिल्कुल मिश्रेश जी, आज चूँकि हनुमान बेनीवाल से जब ये पूछा गया क्या वो नरेश मीणा के प्रचार में जाएँगे, तो उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जाएँगे और उन्होंने मना नहीं किया, साफ तरीके से इनकार तो नहीं किया है, जिस तरीके से नरेश मीणा ने बीते दिनों जिस तरीके का बयान दिया और उसके बाद आज हनुमान बेनीवाल ने मना नहीं किया है, लेकिन क्या लगता है कि अगर हनुमान बेनीवाल उनके प्रचार में जाते हैं, तो नरेश मीणा को इसका कितना फ़ायदा मिल जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से देवली उनियारा में भी उन्होंने कहा था कि अगर वो आरएलपी से टिकट लेते
तो हम्म 60,000 की जगह वो 20-1,000 जाट भी थे, तो हम्म शायद आंकड़ा बढ़ जाता, क्या पता जीत भी जाते, कोई पता नहीं होता, चुनाव में माहौल बनता है। हमने हम्म उदयलाल डांगी वल्लभ नगर से जब उपचुनाव लड़े थे, आरएलपी से, आज तो वो बीजेपी के एमएलए हैं, लेकिन हम्म आरएलपी से जब टिकट लड़े थे तो उन्होंने सबके वहां झाग ला दिए थे, चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन अब वो बीजेपी से जीत गए। तो हम्म कहीं न कहीं अगर हनुमान बेनीवाल वहां जाते हैं तो निश्चित रूप से 8-10 हजार जो जाट कम्युनिटी के वोट, और भी हनुमान बेनीवाल के अदर कास्टों में जो एसआई वाला आंदोलन किया, उसके बाद जी अदर कम्युनिटीज में भी कई यूथ उनके फैन फॉलोइंग बढ़ी है। जिस तरीके हम्म से भीड़ उमड़ती है, उससे ये लगता है कि वो फायदे का सौदा रहेगा। और हम्म लेकिन अब हनुमान बेनीवाल अपनी 29 तारीख को, जो उनकी 7वीं पार्टी की स्थापना दिवस है, और बीकानेर में बड़ी रैली करने जा रहे हैं और 7 प्रण लेने जा रहे हैं, वो हम्म उसके बाद अगर वहां जाते हैं तो निश्चित रूप से नरेश मीणा को लाभ होगा। और नरेश हम्म को वो हमेशा छोटा भाई मानते हैं, और नरेश भी उन्हें हमेशा बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन नरेश की जो एक साफ गोई कहने की आदत है बिना आगे पीछे सोचे हुए, उसका उन्हें हम्म कई बार लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। तो लेकिन वो कहते हैं यही मेरी यूएसपी है। तो हम्म कहीं न कहीं वो यूएसपी काम करती है, या हनुमान बेनीवाल जाने के बाद क्या फिजा में रंग आता है, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अब राजस्थान की राजनीति में अंता के परिणामों से काफी लोगों हम्म की उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएं चली हुई है, कई हम्म चीजें हैं। तो अगर अंता सीट जीतते हैं तो क्या वसुंधरा राजे समर्थकों को मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह मिलती है। कई हम्म चर्चाएं हैं, गुजरात के मॉडल लागू होता है, सबका इस्तीफा लेके चेंज होते हैं मंत्रिमंडल, तो चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। और हम्म एक और इम्पोर्टेंट चीज है जी कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो बड़ा नाम है, उसको कितना भुना पाते हैं। उसके दम हम्म पर ही 115 सीटें आई थी, लेकिन कार्य प्रणाली में जो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस, हम्म आरएसएस पहले हमने देखा वसुंधरा राजे 2 बार सीएम रही, तो सीएम खुद भारती भवन जाया करते थे बीजेपी जी के। अब उल्टा हो रहा है कि भारती भवन ही सीएम हाउस में ज्यादा बना रहता है, ये भी एक चर्चा का विषय है कि जो। बिल्कुल मैं इस बात पर आऊंगी, पर मिथिलेश जी, जिस तरीके से नरेश मीणा के साथ ये तो कहा जा सकता है कि भीड़ तो नजर आ रही है, पर ये भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होगी, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि वो ये चुनाव निकाल लेंगे। तो क्या वाकई लगता है आपको कि इस बार ये संभव हो सकता है? देखिए, कई बार क्या होता है कि आदमी करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, हम्म कई बार आदमी का भाग्य भी काम करता है, और कई बार लोगों की सहानुभूति भी आ जाती है। हम्म जिस तरीके से वो 8 महीने जेल रहे, जिस तरीके से बाद में जब वो स्कूल पीपलोद में छत गिर गई उस मामले में जेल रहे, जिस हम्म तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, तो कई बार जो आदमी का जो एक सहानुभूति होती है, वो जब वोट डालने जाते हैं, जब सारे एंगल काम करते हैं, किसी हम्म की जेब से नोट निकलाना तो आसान है। आप हम रोज स्कैम देखते हैं कि इतने का इतना हो जाएगा, तो लोग मुनाफे में देख के फंस जाते हैं। लेकिन हम्म वोट देते टाइम वो उसके पूरी बॉडी का एनालिसिस करता है, उसके पूरे करेक्टर का एनालिसिस करता है। और कहीं न कहीं नरेश पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज को तो उठाता रहा ही है। ठीक है, उनकी जो छवि है, ज्यादा गुस्सा आना, शब्दों हम्म पर नियंत्रण नहीं रहना, लेकिन वो सब अभ्यास से सुधार भी हो सकता है। लेकिन ये निश्चित रूप से जो एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप है उसको शायद ये बातें चुभती हो, लेकिन कहीं न हम्म कहीं यूथ में उनकी फैन फॉलोइंग पूरे पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती में है, ये एक कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल मिथिलेश जी, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। 20 महीने में नरेश मीणा तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसे किस्मत कहा जाए या उनकी मेहनत कहा जाए, और इसमें इन 3 चुनावों में उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अब क्या इसका जो फल है वो उन्हें मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से सियासत में सीख से ही आदमी बड़ा बनता है, और हम्म कहीं न कहीं ये सीख, मुझे लगता है कि नरेश मीणा की किस्मत बदल सकती है। ये बहुत हम्म इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नरेश मीणा जीत जाते हैं तो हम्म हाड़ौती की पॉलिटिक्स का पूरा, मैं करूंगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। जी और जो उन्होंने एक अलग जगाई है, एसटी, हम्म एससी, माइनॉरिटी, गुजर, हम्म मीना, थाकर, और जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको हम्म अगर ये जगह पाने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा पॉलिटिकल गेम होगा। और हम्म ये पॉलिटिकल गेम
राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती की राजनीति में बदलाव लाएगा। हार जीत तो उस गोविंद के हाथ में है, उस बंसी वाले के हाथ में है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि अगर ये उपचुनाव, हालांकि हमने देखा कि उपचुनाव में जीतने का स्ट्राइक रेट भजनलाल जी का बहुत अच्छा है। जी। हमने देखा कि 6 में से 5 सीटें जीती उन्होंने, और हम्म। कांग्रेस की बड़ी बड़ी सीटें छीनी, जिनमें हम्म। सीसराम ओला के पोते को हरवाया, जुबेर खान के बेटे को हरवाया, और दौसा में हालांकि किरोड़ी लाल जी के भाई जगमोहन मीना जी कुछ वोटों से हार गए, तो हम्म। वो डीसी में डायरेक्ट कहते हैं सचिन पायलट का करंट आ गया था। तो क्या हम्म। नरेश में भी डायरेक्ट करंट आता है क्या? जी। ये देखने लायक है, क्योंकि नरेश मीणा कहते हैं कि मेरे तो राजनीति में मैं एक को ही फॉलो करता हूँ, एक को ही मैं अपना लीडर मानता हूँ, और वो सचिन पायलट के लिए करते हैं। तो क्या जी। उसका असर होता है, या जो उन्होंने कहा था कि प्रहलाद गुंजल को जिन्होंने वोट नहीं दिया, उस कम्युनिटी के देवनारायण भक्तों के लिए जो टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी उनको नुकसान पहुंचाती है। तो कई मुद्दे हैं। बिल्कुल, कई मुद्दे हैं और जैसा कि आप मिथिलेश जी बार-बार कहते हैं कि ये रण अब बहुत भीषण हो चुका है। अब इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो ख़ैर 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है और रोचक हो रहा है, जो इस चुनाव को अपने आप में अलग बना रहा है और जिसका असर राजस्थान की राजनीति में बेशक दिखाई देगा। फिलहाल इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जो दर्शक हमें देख रहे थे, उन्हें क्या लगता है इस चुनाव में कौन जीत सकता है? क्या नरेश मीणा का भाग्य चमक सकता है? क्या वो जीत सकते हैं? क्या प्रमोद जैन भाया इस बार इस सीट को निकाल लेंगे या बीजेपी भी ये सीट जीत सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।